हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पूछा था कि कैसे स्टार्ट करनी चाहिए वीडियो पॉलिटिकल साइंस की, कि पहले बेसिक से स्टार्ट करें या फिर हमें मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने चाहिए। तो मैंने सोचा है कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा कम बच्चे देखेंगे, बट जैसे जैसे इसको करेंगे ना, इससे भी उतनी मतलब ये भी उतना ही तो इम्पोर्टेंट है जितना बाकी टॉपिक्स है, और इसके बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई इस वीडियो को। तो भाई आज हम पढ़ने वाले संविधान का संवैधानिक विकास, मतलब संविधान का कैसे विकास हुआ। जैसे हमारे ऊपर संविधान तो पहले भी था, जैसे अंग्रेज राज हमारे ऊपर करते थे, तो उस टाइम पे भी कोई ना कोई तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू था ना, जिसके हिसाब से वो हमारे ऊपर राज करते थे, जिसके हिसाब से हमारे ऊपर वो लोग शासन करते थे। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे मतलब जो स्वतंत्रता से पहले है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, कि कॉन्स्टिट्यूशन को। फर्स्ट है कंपनी के अधीन, कि जिस टाइम पे कंपनी की हमारे पर शासन करती वो वाला, और सेकंड हमारे महारानी के अधीन शासन। ठीक है, जो कंपनी के दिन हमारा शासन था वो 1600 से लेकर 1858 तक था, और जो महारानी के दिन था 1858 से लेकर 1947 तक था। 1858 से एक साल पहले 1857 में ये क्रांति हुई थी हमारी, स्वतंत्रता क्रांति। इसके बाद से है ना, कंपनी ने मतलब जो महारानी ने डिसाइड कर लिया कि भारत के ऊपर मैं राज करूँगी, मतलब महारानी राज करेगी, क्योंकि जो क्रांति हुई तो इसलिए थी ना, क्योंकि जो कंपनी थी वो अच्छे तरीके से इंडिया के ऊपर शासन नहीं कर पा रही थी, इसलिए तो क्रांति हुई थी। तो इसलिए ये 1858 के बाद में 1947 के तक जो सारा शासन था वो सारा कंपनी के अधीन शासन था। तो इसको हम पूरा ये एक्ट्स आए थे कुछ, इनको ही डिस्कशन करना आज। तो देखो भाई, पहला जो एक्ट था ना, जो ये स्वतंत्रता, ये अपनी ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, इसको ना महारानी एलिजाबेथ जो थी ना, उसके द्वारा ना कंपनी के मतलब उसके द्वारा ना ये अधिकार दिया गया था कि उन 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा, कि वो है ना पूर्वी जो एशिया है ना, जो हमारा ये भारत वगैरह जितने भी आसपास के जो देश है, इनके अंदर एक छत्र व्यापार करने का अधिकार दिया था 15 वर्ष के लिए। मतलब कि इस कंपनी के अलावा ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी थी हमारी, इसके अलावा ना कोई भी मतलब कंपनी ऐसी नहीं होगी ब्रिटिश के अंदर जो इसके ऊपर मतलब इसके साथ में व्यापार करेगी। तो इसको एक छत्र व्यापार करने का अधिकार था। तो ये पहला एक्ट था, जो कि ये कंपनी ऐसी कौन सी कंपनी थी जो चार्टर एक्ट के द्वारा इंडिया के अंदर आई थी, तो वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसको एक छत्र राज था। इसका पूरा नाम क्या था भाई? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज। मतलब ये इस कंपनी का ना पूरा नाम था। ये वैसे पूछा तो नहीं जाता, वैसे ध्यान रख सकते हैं हम इसका। इसके अन्य नाम क्या थे? जॉन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसके कुछ अलग नाम थे। ठीक है भाई, ये कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। ये वो बातें हैं जिसके बाद में कंपनी के मतलब जो कंपनी की जो सत्ता जो शासन है ना, वो सारा रानी एलिजाबेथ मतलब ये जो कुछ एक्ट हुए थे, इसके बाद में ना जो ये कंपनी थी ना, इसने एक छत्र राज करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब पूर्ण रूप से फिर ये भारत की जो सत्ता थी ना, इसके हाथ में आ गई थी। ये कुछ युद्ध लड़े थे इसने। इन युद्धों के बाद से कंपनी की जो सारी कंपनी ने है ना, मतलब पूरा कंट्रोल कर लिया था इंडिया के ऊपर। तो फर्स्ट है भाई प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध बंगाल के शासक के साथ में होता है, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेजी गवर्नर के मतलब साथ में युद्ध हुआ था। ये इसको मैं हिस्ट्री में भी कराऊंगा क्लियर। हिस्ट्री के मैं सोच रहा हूँ वीडियो लाने की। सॉरी, मैं थोड़ा घर की वजह से परेशानी थी, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो पहली थी सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला था ना, इसका और अंग्रेजों के बीच में फर्स्ट युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। इसके अंदर क्या था कि अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और ये अंग्रेज जीत गए थे। इसके बाद से बंगाल में शासक तो इसका हो गया था, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का। पर इन्होंने जो वो था ना वहाँ का गवर्नर या फिर जो भी शासक था, वो फिर भी उन्हीं का एक बनाया था, मतलब मोमडन ही बनाया था। वो मैं आपको बता दूंगा आगे, हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। और ये वेदरा का युद्ध
1759 में हुआ था। ये डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें डच हार गए थे। फिर उनका जो वो था ना, डच भी एक किस्म से सत्ता से बाहर हो गए थे। फिर उसके बाद में 1760 में हुआ था वान डिवास का युद्ध। ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, कंपनी के बीच में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी हार गए, मतलब फ्रांसीसी भी गए, डच भी गए, जो इसके अपोनेंट्स थे। ये लास्ट में यही तो बची, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद में पानीपत का युद्ध हुआ। इसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये अब्दाली आया था, जिसके मराठा मूवी देखी होगी आपने। तो इसमें भी क्या हुआ, मराठा हार गए। मराठा ही बहुत बड़ी शक्ति थी, इसमें मराठा कमज़ोर हो गए, अंग्रेज कमज़ोर हो गए हैं, ये बंगाल का बादशाह कमज़ोर हो गया। और जैसे कि आपने बताया कि उसके बाद में ये अपना शासक था ना, क्या नाम है इसका, औरंगजेब के बाद में दिल्ली सल्तनत भी कमज़ोर हो गई थी। मतलब धीरे धीरे करके सारे शासक कमज़ोर होते आ गए थे, और मराठा भी हार गए थे इसी मतलब इसी टाइम पे। ये क्या हो गया यार, ये सिस्टम मुझे भी तो सॉरी गाइस, ये भी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा इसका ऐप का। पेज कैसे ऐड होगा यार, बस यही होगा। अरे यार, ठीक है भाई। और जो लास्ट जो मेन इम्पोर्टेंट युद्ध जो था ना, वो था हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि जो 3 शासक जुड़ गए, एक तो दिल्ली का शासक, फिर एक सिराजुद्दौला, और एक शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का था, और एक मीर कासिम, और ये सिराजुद्दौला। ये मीर कासिम तो था वहीं का था, और सिराजुद्दौला, मतलब ये जो तीनों शासक थे ना, इन तीनों शासकों ने मिलकर, एक दिल्ली का था, एक अवध का था, और एक बंगाल का था जो पुराने शासक था, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों पर अटैक करा। तो ये फिर उसमें भी त्रिगुट का युद्ध बोलते इसको। तो भाई इसके अंदर क्या था ना कि बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इसके बाद तो ये तय ये हो गया था कि मतलब अब इंडिया के ऊपर सिर्फ अंग्रेज ही बच गए थे जो शासन कर सकते थे, अंग्रेज ही इम्पोर्टेंट थे। तो अंग्रेज जब इन्होंने पूरे बक्सर का युद्ध भी जीत लिया, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने ये एक्ट पारित किया, जिसका उसके बाद से ये एक्ट पारित करने स्टार्ट करे थे अंग्रेजों ने। पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था कि ब्रिटिश, इस टाइम पे ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री वो कौन था, लॉर्ड नॉर्थ था इसके टाइम पे, ठीक है। और इसके अंदर ये कंपनी, ये एक्ट लाया क्यों गया था, ये कंपनी क्या है ना, कुशासन को, जो भी कंपनी गलत गलत तरीके से शासन करती थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था, और कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए, ताकि कंपनी पर नियंत्रण लग सके, इसके लिए लेके आए थे इसको। और इसी में ना पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, जो 1774 में स्थापित हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर कब स्थापित हुआ था। वो 1774 में कोलकाता के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ था, ठीक है। ये 73 में कानून आया था, और 74 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इलाजा एम्पे थे, इलियाजा एम्पे, ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्प्सबर्ग है, लेमास्टर और हाइट्स, ये इसके अन्य न्यायाधीश थे। ये मतलब ये इलियाजा एम्पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो, जो उसके फर्स्ट जो वो कौन थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उन अंग्रेजों ने पढ़े बनाए थे, धीरे धीरे करके सारी सत्ता अपने हाथ में स्थापित कर ली थी अंग्रेजों ने, ठीक है। और इसी के अंदर ही मतलब क्या है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर था ना, उसको गवर्नर जनरल कहे जाने पड़ लगा इसके बाद से ही, जो कि वॉरेन हेस्टिंग था। पहला गवर्नर तो था, गवर्नर जनरल क्या कहा जाने लगा, गवर्नर को गवर्नर जनरल चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, गवर्नर के लिए है ना एक वो परिषद का गठन किया गया, जिसके मतलब वो सलाह ले सकता था। ये इसके अंदर है कैलवरिंग है, बसवेल, और ये मतलब जो ये 2-3 थे, ये उसके अंदर है ना, गवर्नर के अंदर ही थे। मतलब गवर्नर की जो परिषद थी ना, जिसके लिए गवर्नर मतलब वो मांग सकता था सलाह वगैरह, वही थे। और इसके अंदर एक चीज़ और किया गया कि बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है ना भाई, ये देखो लिख रखा, मेरा आज पेन नहीं है तो मैं उंगली से काम चला रहा हूँ। जो बम्बई व मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, वो बंगाल के दिन ही आ गई। मतलब बंगाल के अंदर से है ना, उनके ऊपर भी शासन किया जाने लगा।
फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, ठीक है भाई। और ये कुछ और मतलब ये भाई ये मैं इसको बाद में ही कराऊंगा, वैसे बता के चल रहा हूँ कि जो फर्स्ट जो बंगाल का गवर्नर था ना, प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद में अंतिम वो वारन हेस्टिंग। उसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल लगा दिया पीछे, तो वो कौन बन गया, वारन हेस्टिंग। फिर उसके बाद में बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद पहले तो बंगाल के थे, फिर वो भारत का कहने लगे गवर्नर जनरल। फिर वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो मतलब लास्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल था, वही भारत का गवर्नर जनरल बन गया फर्स्ट। फिर उसके बाद में भारत का लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर उसके बाद में भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, फिर उसमें वाइस राय भी जोड़ दिया, तो वाइस राय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। फिर उसके बाद में भारत का लास्ट गवर्नर जनरल और वाइस राय वो लॉर्ड माउंटबेटन था। इसके इसी के उसमें है ना भाई, इंडिया आज़ाद हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के उसमें। और लास्ट का जो स्वतंत्र भारत का प्रथम और लास्ट वाइस राय कौन था, सी गोपालाचारी। ये शायद स्वतंत्रता के बाद वो बना था भाई, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसकी एक ट्रिक भी लिख रखी है मैंने, थोड़ी सी मैंने देसी से बना रखी थी कि इनके नाम के जो फर्स्ट वर्ड है ना, लास्ट वाले की क्लाइव, हास्टिंग, बेंटिक और कैनिंग और एम से किया माउंटबेटन। तो ये मैंने ये लिया था KHBKM, मतलब कैसे हम बनेंगे कामयाब मानस, मतलब इस तरीके से एक ट्रिक सी बना ली कि कैसे हम बनेंगे कामयाब मानस। तो ये देसी सी ट्रिक है कि इसमें के से कैनिंग हो जाएगा, के से क्लाइव हो जाएगा, एच से हेस्टिंग हो जाएगा, बी से बेंटिंग हो जाएगा, और यू के से उसके बाद में कैनिंग, और एम से क्यों ना माउंटबेटन। ये थोड़ी एक ट्रिक सी थी भाई। उसके बाद में जो सेकंड हमारा अधिनियम था वो कौन सा था, वो था यार, एक तो मैं इसका यूज तो नहीं हुआ ना, 1781 का अधिनियम, ठीक है। इसके अंदर क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, इसके बंदोबस्ता का कानून, ठीक है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ना एक क्षेत्र अधिकार निश्चित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट है ना, एक उसी के अंदर मतलब कार्य कर सकते हैं, डिसाइड कर दे कि इसी क्षेत्र में कार्य कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसके अंदर गवर्नर जनरल है, उनकी परिषदों के सदस्य को SC के क्षेत्र अधिकार से पार कर देगा। मतलब SC सुप्रीम जो गवर्नर जनरल है ना, और उसकी परिषद थी ना, जो भी बताया था, उसका गठन किया गया था, तो उसको है ना सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से पार कर देगा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट कानून वगैरह नहीं बना सकता, उससे पार कर दे उनको। और इसके अंदर कलकत्ता के प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब इसके अंदर जो कोलकाता था ना, उससे सभी व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया कि उनके ऊपर सभी के ऊपर है ना सुप्रीम कोर्ट से ही शासन होगा। इसमें जब सबसे मेन चीज़ ये है कि हिंदू व मुस्लिम व्यक्तियों के लिए उनके धर्म के अनुसार कानून की व्यवस्था की गई। मतलब ये था कि ये हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने की पहली एक अंग्रेजों की धीरे धीरे करके मतलब स्टार्टिंग ये थी कि उनके ना उनके धर्म के अनुसार बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। इसके अंदर क्या था, ब्रिटेन के PM कौन थे, विलियम पेंट था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाए गए नियंत्रणों को और बढ़ाएगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट जो लास्ट वाला था ना, उसके नियंत्रण थे ना, उसको बढ़ाया गया इसके अंदर, ठीक है। एक 6 सदस्य नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा की गई थी, 1784 के एक्ट के द्वारा है। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। जो कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे ना, उनको ना दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है भाई। और इसके अंदर क्या था, इस एक्ट के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई द्वैध शासन, बाई कैमरल सिस्टम। इसके अंदर क्या था कि जो शासन करा करता ना, वो अलग करा करता। और मतलब ये द्वैध शासन का मीनिंग ये था कि इसमें 2 बंदों का शासन था। अभी मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ, 1 मिनट। इसकी द्वैध शासन की संकल्पना किसने दी थी, लियोनस कार्टस ने इसकी संकल्पना दी। सबसे पहले ये बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1757 में लगाया गया था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। इसका पूरा हिस्ट्री है कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जो था उसने इसको समाप्त भी कर दिया था। फिर उसके बाद ये जो सबसे पहले किसने लगाया, ये किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया, जिसने प्लासी का युद्ध जीता था,
ठीक है। उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग, उसने इसको 1772 में हटा दिया। फिर उसके बाद में ये 1784 के अंदर इसको फिर लगाया गया है। पीट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन को दोबारा लागू किया गया, और ये फिर जब तक वो स्वतंत्रता क्रांति नहीं हुई ना, तब तक ये चला था। 1858 तक ये था बस, ऐसे ही चलता रहा। इसके अंदर क्या था कि राज्य अलग होता था और शासन किसी और के द्वारा किया जाता था, ऐसा सिस्टम था इसके अंदर, द्वैध शासन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट भाई 1793 का अधिनियम। ठीक है। इसके अंदर क्या था, कंपनी के कर्मचारियों, इसके अंदर एक और चीज़ करती भाई, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे ना, इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनकी है ना सारे की सैलरी है ना, सबकी भारतीय राजकोष से सैलरी दी जाने लगी, कि भाई जो सारे की सैलरी वगैरह थी ना, वो इंडिया के उसके द्वारा ही दी जाएगी। और 1813 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार पर रोक लगा दी गई। जो व्यापारिक जो एक अधिकार था ना, ये भाई ये इंपॉर्टेंट है कि 1833 में व्यापारिक पर रोक लगाई और कुछ छोड़ दिए थे। फिर एक इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ना, उसमें कंपनी का जो एक अधिकार था ना, वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एक्ट में बताया था, कि कैसे कैसे उसके अधिकार पर रोक लगाई थी शुरू में, मतलब अरे यार ये भी तो ये नहीं कर देंगे कुछ। अरे ये मैंने वीडियो नहीं बना, तू जा अब फोन करके क्या दे, उस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब बताइए वीडियो बना। अरे यार अरे नहीं कर देंगे, तू जा, जाते जाते बना दिए। तो गाइस इसमें क्या था, मैं आपको बता रहा था कि जो जैसे 1600 में पहली बार जो चार्टर एक्ट था, 1600 का चार्टर एक्ट, उसमें इनको क्या कर दिया गया था, एक अधिकार दिया गया था पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने का। तो इसमें क्या किया ना कि जो एक अधिकार था ना, उसको है ना पहले कुछ उसके लिए कम किया, कि जैसे इनके एक अधिकार को ना कम कर दिया गया। तो यार ये तो मैं इसका यूज तो नहीं होना, तो इसके एक अधिकार पर रोक लगा दी गई। फिर लेकिन चाय और उसके चीनी के एक अधिकार बना रहा है। ठीक है। पर अगले एक्ट में पूरा सब कुछ खत्म कर देंगे, सारे एक अधिकार इनका समाप्त कर देंगे। ठीक है। और इसको क्या कहता, ईसाइयों को है ना, ईसाई जो वे थे ना मसीही, उनको है ना धर्म प्रचार के लिए भारत आने के लिए अनुमति दे गई थी। और उसके बाद क्या था, अब हर साल है ना इंडियन जो शिक्षा थी ना, उसके ऊपर है ना 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि अगर हमें इंडिया के ऊपर शासन करना है, तो हमारे पास इतनी तो पॉपुलेशन नहीं है कि जितनी इंडिया की है, तो हमें इन्हीं में से वो कुछ को लोगों को चुनना पड़ेगा, या फिर उनको थोड़ी शिक्षित तो करना ही पड़ेगा, ताकि हमारे साथ में जुड़कर इंडिया के हमारे अंडर में आकर काम कर सके और हमारे नौकर बनकर रह सके। अन्यथा हम इनको मतलब कैसे इंडिया के ऊपर हमारी तो इतनी जनसंख्या भी नहीं है इंडिया के अंदर कि हम प्रॉपरली इंडिया के ऊपर राज कर सके, तो इसलिए ये किया गया था। नेक्स्ट है भाई 1833 का अधिनियम। इसके अंदर तक क्या था, व्यापारिक जो एक अधिकार था ना, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। चाय वगैरह को था ना, जो मैंने आपको बताया था, उसको भी सारा को समाप्त कर दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्रवाई में एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकले की नियुक्ति की, मतलब ये सलाहकारी सदस्य था, कि इसकी सलाह विधि सदस्य था, इसकी नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल के कार्यकारी जो होती ना परिषद, उसके अंदर। ठीक है। भारत का प्रथम विधि आयोग, याद रखना भाई, भारत का जो फर्स्ट विधि आयोग था वो कब बना था, 1834 में लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में, और ये अभी तक चालू था। ये अपना नीति आयोग से पहले क्या था विधि आयोग, ये 1858 में 21वां विधि आयोग था, जो कि जिसके बलबीर सिंह चौहान अध्यक्ष थे। इसकी अब तो शायद ये नीति आयोग हो गया है क्या, पता नहीं अभी तो फिर को पूरा, पर ये 1821 तक में विधि आयोग में ये बलबीर सिंह थे। इसके नेक्स्ट 1853 का चार्टर अधिनियम। भाई इसमें क्या था, 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या था, भारत में पहली बार विधायिका की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पहली बार इंडिया के अंदर विधायिका की स्थापना किस में की गई, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। यह प्रथम चार्टर एक्ट था, ये फर्स्ट चार्टर एक्ट था। इसमें
सिविल परीक्षाओं को भारत में आयोजित किया जाने लगा कि भाई पहले ये सिविल परीक्षा है ना जो भाई ये आईएएस वगैरह के लिए जो सिविल परीक्षाएं होती हैं, इनका पहले क्या था कि ये परीक्षा है ना पहले उसमें होती थी इंग्लैंड के अंदर, और फिर वहाँ से कैंडिडेट्स चुने जाते थे। तो पहली बार भारत में इसकी ये गवर्नर जनरल के जो हिस्ट्री में मैं जो पार्ट कराऊंगा ना, उसके अंदर मैं इनके अंदर पूरा बताऊंगा किसके शासनकाल में हुआ था, ये कैसे कैसे हुआ था। तो अभी के लिए तो बस इतने याद करना कि 1853 के जो 4 ट्रैक था ना, उसमें सिविल परीक्षाएं भारत में आयोजित की गई, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और बाकी का ना मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है भाई, अगर जो भी इन वीडियोस को देख रहा है ना, तो वो एक काम कर ले कि इनके ना नोट्स बना ले। जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं ना, ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स है ये पॉलिटिकल साइंस के, तो मैं सिर्फ उन्हीं को बताता चलता हूँ। तो इनके ना अगर किसी को सच में पॉलिटिकल साइंस पूरी कवर करनी है ना, मतलब पूरी, तो वो है ना इनके नोट्स बना ले। और सॉरी यार, मैं थोड़ा सा ना टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, पर मैं कोशिश करूँगा कि लगातार सीक्वेंस के साथ में डेली अपलोड करूँ एक वीडियो तो पॉलिटिकल साइंस की। मैंने सोचा तो यही था, बट बीच में थोड़ी प्रॉब्लम सी आ गई, जिससे मेरा पेन वगैरह ख़राब हो गया। फिर अब मैंने सोचा कि पेन हो या ना हो, मैं हाथ से ही बना लूँगा, जैसे ये थोड़ी सी कम लिख के बना लूँगा तो अपलोड कर देंगे। थोड़ी घर में भी प्रॉब्लम थी तो इसकी वजह से मैं बना नहीं पाया। पर आप है ना अगर इसको सच में मतलब सीखना है ना पॉलिटिकल साइंस को, तो 2 चीज़ कर लेना। एक तो इसके सेल्फ मेड ये नोट्स बना लेना, और साथ में है ना जो हमारी लूसेंट बुक है ना, उसको साथ में थोड़ी थोड़ी रीडिंग कर देना। जैसे ये अब मैं किसके एक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो लूसेंट जिसके पास बुक हो ना, तो वो उसके अंदर है ना पॉलिटिकल साइंस की स्टार्टिंग में है ना एक्ट्स के बारे में बताया गया है, स्टार्टिंग के अंदर ही। तो वो पहले यहाँ से एक्ट्स पढ़ ले, फिर मतलब 1-2 बार रिविजन कर ले, उसके बाद में लूसेंट को पढ़े। तो लूसेंट है ना ये अच्छी समझ में आएगी, क्योंकि इसमें मैं सारे पॉइंट तो लिखवा रहा हूँ वैसे मेन, बट उसके अंदर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक ही है ना भाई, उसके अंदर थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा होगा। पर पूरी कोशिश है कि सारा ही इसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है। तो लूसेंट्स की रीडिंग साथ में कर ले और इनके नोट्स बना ले, प्रिपेयर कर ले, बहुत अच्छी आपकी पॉलिटिकल साइंस हो जाएगी। और मैं हिस्ट्री की भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, जिससे जीके के तो मतलब लूसेंट तो कंप्लीट ही हो जाएगी, कोशिश तो यही है। और थैंक यू, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी तो मतलब अच्छी तो लगी ही होगी, तो लाइक कर देना इसको। और मेरे को एक चीज़ और बता दो कि इसमें कमेंट कैसे ऑन होते हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा है मेरी वीडियोज़ में कमेंट क्यों नहीं ऑन हो रही। थैंक यू, बाय।